जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 9 हमारा। कल के लेक्चर में हमने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर को डिस्कस किया था। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमने सीखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। ठीक है, इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कभी एग्जाम में हमसे वो कोई केस लेके पूछता है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद उसमें मिस स्टेटमेंट सामने आई तो हमने कैसे अपने आप को डिफाइन करना है। पहले हमने मटीरियलिटी को वैल्यूएट करना है और फिर अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल हो तो स्टिल हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या के कि ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, जिसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सपेक्टेशन गैप स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी होम असाइनमेंट ड्यू थी चैप्टर 1 में वॉल्यूम 2। आपको याद है ना, हमारा 2 बुक्स हैं, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 है वो तो हमारे नोट्स हैं और रिप्रोडक्शन रटे वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन जो वॉल्यूम 2 है वो हमारी केस स्टडी बेस्ड है। तो वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस लाजमी है। ठीक है, ये ना समझेगा कि हालांकि वॉल्यूम 1 में सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कंसेप्ट्स वॉल्यूम 1 में कुछ वॉल्यूम 2 में, ऐसा नहीं है। सारे के सारे कंसेप्ट्स वॉल्यूम 1 में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन केस स्टडीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा मटेरियल वॉल्यूम 2 में। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे होम असाइनमेंट के तौर पे, उम्मीद है आपने किए होंगे। ठीक है, जरा चेक कीजिएगा कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की। साउंड अच्छा, साउंड देखिए हाइब्रिड में, ठीक है, हाइब्रिड क्लास में। ओके चलिए जी, क्वेश्चन 1 वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 1 नीचे अटेम्प्ट है ऑटम 2019 क्वेश्चन 3। अच्छा, वॉल्यूम 2 में कुछ क्वेश्चंस होंगे आईकैप के, कुछ होंगे अदर बॉडीज के। वो सारे अदर बॉडीज के क्वेश्चन भी केयरफुली सेलेक्ट किए गए हैं, आपने उनको भी प्रैक्टिस करना है। कह रहे अच्छा केस स्टडी का सोल सुनिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कल भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये भी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 1 आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? सबसे पहला डिफरेंस ये एक बड़ा क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की पहली पहचान ही यही होती है, वो एक लेंथी क्वेश्चन होता है। वो पैराग्राफ 2 या 3 पैराग्राफ में उसने इंफॉर्मेशन दी होती है, जबकि जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है वो 2 या 3 लाइनों में निमट जाता है, काम की बात उसने सिर्फ पूछी होती है। तो ये हमें देख के अंदाजा हो रहा है इससे कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्री करते हैं इससे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने की पहली अप्रोच, पहला ट्रिक, पहली टिप कि आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट क्यों पढ़नी है सबसे पहले? ताकि रिक्वायरमेंट में आपको पता हो कि उसने इस पूरी जो भी 2 पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है पूछा क्या है। जब आपके जहन में रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो रिक्वायरमेंट को अपने जहन में रख के इंफॉर्मेशन का साथ साथ एनालिसिस कर रहे होंगे। वरना अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और बाद में रिक्वायरमेंट, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आप ब्लाइंड अप्रोच होगी आपकी, आपको नहीं पता एंड में क्या चीज पूछने जा रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने जा रहा है। वो अमजद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने जा रहा है कि सलीम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने जा रहा है, कि आफ्ताब की कोई बात कर रहा है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन जब रिक्वायरमेंट क्लियर होगी तो फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए उस पार्टी से, उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए उसके कंटेक्स्ट में एनालिसिस कर रहे होंगे फैक्ट्स का। तो सबसे पहली आज हमने 2 चीजें सीखी है केस स्टडी के हवाले से। पहला, केस स्टडी को पहचानना कैसे है। एक निशानी क्या है? बड़ा क्वेश्चन होगा 2-3 पैराग्राफ में। और दूसरी अप्रोच, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपको लग रहा है, तो आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है ताकि रिक्वायरमेंट के लिहाज से इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर सके। चलिए, अच्छा एक चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़ी एडवांस लेवल की केस स्टडीज में आप फेस करेंगे प्रॉब्लम। अक्सर रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा टॉपिक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा नहीं। रिक्वायरमेंट होगी जनरलाइज किस्म की कि व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन। अगर रिक्वायरमेंट में ये लिखा है व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन, आप बता सकते हैं ये किस चैप्टर का, किस कंसेप्ट का, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? नहीं, वो आपको पढ़ के अंदाजा होता है। लेकिन बहरहाल केस स्टडी, या बताइए पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूं या रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट। शाबाश। डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहा है बताओ आप कैसे अमजद के व्यू पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अमजद कोई व्यू पॉइंट्स दे रहा है, हमने अमजद के व्यू पॉइंट्स के ऊपर कमेंट करने हैं। और याद रखें, जब भी किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना होता है ना, तो या तो वो स्टेटमेंट ठीक होती है या गलत होती है। कमेंट का यही मतलब है ना, आप कोई स्टेटमेंट देंगे, मैं इनसे कहूंगा कमेंट करें, तो इसका मतलब क्या है कि बताएं सही है कि गलत है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इन्होंने स्टेटमेंट दी, भाई को कहा इनके स्टेटमेंट पे कमेंट करो, इन्होंने कहा सर ये गलत है, क्या ये कंप्लीट हो गया इनका आंसर? कि इन्हें बताना चाहिए गलती क्या है, इन्हें बताना चाहिए गलती क्या है। ठीक है,
तो ये ज़हन में रखिएगा, अगर इसमें अमजद का कोई व्यू पॉइंट ठीक हुआ तो हम कहेंगे ठीक है, हमने ऑडिट में ऐसे पढ़ा था, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर कोई व्यू पॉइंट गलत हुआ तो हम कहेंगे ये व्यू पॉइंट गलत है, हमने ऐसे नहीं पढ़ा था, हमने तो ऐसे पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं जी। कह रहे अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मेजर शेयर होल्डर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव बताइए किसका पार्ट होता है, डायरेक्टर्स का या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का। He has offered your firm to be the first external auditor of the company. उसने कहा कि आप कंपनी के फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर। यहाँ पे स्टूडेंट कहने लगा सर ठहर जाएं, पहला कंसेप्ट ही गलत हो गया, आपने तो कहा था कि शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है। हाँ, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव तो है, साथ साथ शेयर होल्डर, ये अपॉइंटमेंट है शेयर होल्डर कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग ए मीटिंग ही वाज ऑफ द व्यू पॉइंट, वो क्लिक हुआ, रिक्वायरमेंट में भी व्यू पॉइंट था कि इसके व्यू पॉइंट पे हमने कमेंट करना है। उसका क्या व्यू पॉइंट है, दैट स्टैट्यूटरी ऑडिट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज बीन लीगली मैंडेटेड एंड इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। उसने कहा स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी जो ऑडिट रिक्वायर्ड है वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है, अगर लॉ रिक्वायर ना करता ना तो इस कोई दुनिया में ऑडिट ना करवाता, इसका फायदा ही कोई नहीं है। सही कह रहा है क्या, इट डज नॉट ऐड वैल्यू, सही गलत कह रहा है? क्यों, क्या ऑडिट कराने के कुछ फायदे होते हैं? एक मिनट बताइए क्या फायदे होते हैं? क्या सिर्फ इतना लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, ऑडिट कराने के कुछ फायदे हैं, ऑडिट वैल्यू ऐड करता है, सिर्फ इतना लिख देंगे कि वो फायदे गिनवाएंगे, पहला फायदा ये, दूसरा फायदा ये, तीसरा फायदा ये, वन बाय वन जिससे पूछूं एक एक एडवांटेज बताते जाएं और जो स्टूडेंट बता दे दूसरा अगला स्टूडेंट रिपीट ना करे। जी आप बताइए क्या एडवांटेज है ऑडिट? इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे, it assists in grant of bank loan, it assists in sale and purchase of business। शाबाश, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस में कैसे असिस्ट करता है? नहीं ये इसी को एक्सप्लेन कर दें। जिस बंदे ने बिजनेस को खरीदना है उसके सामने वेरीफाइड फिगर होंगे कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, वो कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी नेटवर्थ कितनी है, मुझे कितने में खरीदना चाहिए। शाबाश, ये क्लियर हो गया एक मिनट। अच्छा आगे देखते हैं, शायद अगला कोई और पॉइंट भी हो। कह रहा है however he believes that, कहता है ऑडिट का फायदा होता तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ एक है, क्या? he believes that audit helps in finding all major frauds within the company। अच्छा मुझे ये बताएं, उसने all frauds नहीं कहा, all major frauds का है। क्या ये हो सकता है कि कोई मेजर फ्रॉड भी आइडेंटिफाई होने से रह जाए? अगर वो कहता ना ऑल फ्रॉड्स तो मैं आपकी बात से मुतफिक था कि ऑल फ्रॉड्स के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, लेकिन उसने कहा है ऑल मेजर फ्रॉड्स, तो क्या हो सकता है कि मेजर फ्रॉड भी ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए? ये भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ड्यू टू शाबाश इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो मुझे बताइए क्या सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट लिख देंगे कि उसकी एग्जांपल्स भी देंगे, जैसे ये रीजन ये रीजन ये रीजन? बिल्कुल एग्जांपल्स भी देंगे, आप एग्जांपल दे सकते हैं, सारी दे सकते हैं, लेकिन खास तौर पे एक तो जरूर देनी है, फ्रॉड वाली तो जरूर देनी है कि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स कोलुजन्स वगैरह होते हैं। बाकी भी अगर टाइम है तो 2-3 कर दें। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा मार्किंग स्कीम के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। टोटल मार्क्स है 7, इसका मतलब है और रिक्वायरमेंट है 2, एक हमने कमेंट करना है कि नो एड वैल्यू और एक कमेंट करना है कि ऑल फ्रॉड डिडक्शन। तो मेरा ख्याल है एक के 4 मार्क्स होंगे, एक के 3 मार्क्स होंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक के 3 पॉइंट, एक के 4 पॉइंट इस तरह लिख देना चाहिए कि टू बी ऑन सेफ साइड एक एक 2-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख देने चाहिए। क्लियर हुआ जी? ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट मुझे बताइए क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाथ उठा के बताएं ताकि पता चल जाए मुझे। हाँ पार्टिसिपेट किया करें, हाथ उठाएं, शाबाश शाबाश। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट हाथ उठाए जिसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी का क्वेश्चन है तो। जी ये भी लाइन ऐड करेंगे कि ये हमारी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है फ्रॉड डिटेक्शन। क्या ये भी लाइन ऐड करनी चाहिए कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? कमेंट करने में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो ये कि ऑडिटर ऑल मेजर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप ये लिखते हैं हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, बात फिर भी वही हो जाए। स्टेटमेंट तो आप यही बता रहे हैं ना कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब क्यों नहीं है? असल इसके मार्क्स मिलेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस के। स्टूडेंट समटाइम सिर्फ इतना कमेंट करके आ जाते हैं, एग्जामिनर बार बार ये कहता है कि स्टूडेंट डिसीजन दे देते हैं, बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं देते। केस स्टडी में सबसे ज्यादा जो कॉमन कंप्लेन है एग्जामिनर की वो क्या है? स्टूडेंट डिसीजन दे देते हैं और डिसीजन ठीक होता है, कंसेप्ट ठीक है, स्टूडेंट का डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं स्टूडेंट देता। जी नहीं यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो नहीं, सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशन की तरफ जाना है आपने।
अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अब शायद ये टू अर्ली है लेकिन मेरे जहन में आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समझ आ जाए ठीक, ना समझ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, बाद में फिर डिस्कस हो जाएगी। सम टाइम हमने एग्जामिनर का माइंड डिकोड करना होता है कि वो हमसे चाह क्या रहा है, वो हमसे चाह क्या रहा है। यानी इसकी एग्जांपल, कई दफ़ा ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन है, उसने 2 नंबर के साथ पूछ लिया और वही क्वेश्चन उसने 5 नंबर के साथ भी पूछ लिया, तो अब हमने उसको डिकोड करना होता है। जैसे रीजनेबल एश्योरेंस है, एक में उसने 2 नंबर के साथ पूछा हुआ, एक में 4 के साथ पूछा। अब 2 नंबर के साथ हमने उसे सिर्फ डेफिनेशन दे दी और एग्जांपल दे दी, 4 नंबर के साथ हमने उसे आगे वो एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कि ऑडिट होने के बाद भी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह सकती हैं वगैरह, इस तरह की एक्सप्लेनेशन। तो आपने कोशिश करनी है कि एग्जामिनर मार्क्स को सामने रख के सोचे एग्जामिनर मेरे से क्या चाह रहा है। ठीक है, कभी कभार ना मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो उस वक्त फिर ये एनालिसिस करना काम आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। देख के बताइए क्या केस स्टडी लग रहा है? 2-3 पैराग्राफ में केस स्टडी लग रहा है। तो सबसे पहले फिर रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस स्टेटमेंट and explain how and why it differs from the level of assurance provided by an audit on annual historical financial statements। ठीक है, बताना है हमने कि ये लेवल ऑफ एश्योरेंस स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करें। कह रहे द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अनमोडिफाइड रिपोर्ट ऑन ए प्रॉफिट फॉर कॉस्ट। प्रॉफिट फॉर कॉस्ट से ही हमें अंदाजा हो गया लिमिटेड एश्योरेंस होगी, लेकिन बहरहाल उसकी वर्डिंग भी उसने दिया। Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for cost. Nothing has come to our attention। एक तो for cost से पता चल गया और दूसरा इसमें nothing से पता चल गया, nothing से, हाँ do not से। ठीक है, यहाँ पे reasonable basis का ये मतलब नहीं है reasonable assurance है। reasonable basis का मतलब ये है कि हमने एविडेंस इकट्ठा किया, एविडेंस की बेस के ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, हवाई नहीं दे रहे। क्लियर हो? तो बताइए कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस है? लिमिटेड या मॉडरेट। और ये कैसे डिफरेंट है ऑडिट से? कि इसमें लिमिटेड एश्योरेंस और उसमें ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, इसमें प्रोसीजर कम, ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन है, ऑडिट वाला पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हाइब्रिड में से? कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चला। Question 3. Prime Bank Limited, a bank with over 100 branches all over the country, has completed 1 year of its successful operations. बैंक है, 1 साल हुआ उसको काम करते हुए। Directors of the bank in their board meeting have appointed Raja to perform audit of head office and all branches and to issue report to directors at end. Is this an assurance engagement? कैसे पता चला assurance engagement नहीं? ये 3 पार्टी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर्स पॉइंट करें, डायरेक्टर्स को रिपोर्ट जा रही है, इसमें कोई थर्ड पार्टी यूजर नहीं है, तो 2 एलिमेंट्स ही हैं सिर्फ, इसीलिए ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। और इसको प्रैक्टिकली इस एंगेजमेंट को क्या कहते हैं वाला? इंटरनल ऑडिट। राजा इंटरनल ऑडिटर है जिसको डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं और वो रिपोर्ट भी किसको दे रहा है? डायरेक्टर को। जी, अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, ऐसा कभी नहीं होता, प्रैक्टिस में कोई ऐसी नहीं है एग्जांपल। लेकिन अगर 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 ऐसा हो, फर्ज करें ऐसा हो, तो चूंकि 3 पार्टीज होगी वो एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, लॉ ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसकी इजाजत दी है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, केस स्टडी बेस्ड के रिप्रोडक्शन का पहले क्या करना चाहिए? रिक्वायरमेंट पढ़े। Explain which factors would suggest that new health food should have an audit and which factors would suggest that an audit is not required। यानी क्या कह रहा है जी? हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी जी पूछिए। जी जी, अगर कोई पर्सन एट द सेम टाइम शेयर होल्डर भी है, एट द सेम टाइम डायरेक्टर, जैसे पिछले हमने वो क्वेश्चन में पढ़ा था, तो बिल्कुल वो कर सकता है अपॉइंट ऑडिटर को, लेकिन वो एज शेयर होल्डर कर रहा होगा। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट में कोई बात नहीं है। ठीक है, वो शेयर। जी, तो क्वेश्चन 4 पहले रिक्वायरमेंट,
एक्सप्लेन विच फैक्टर, वो कह रहा है बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि न्यू हेल्थ फूड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑडिट होना चाहिए, और कौन से फैक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए। अब बताइए, मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आया, उसने कहा सर मुझे ये मसला है, आप क्या उसे फौरी तौर पे कह देंगे ऑपरेशन करवा लो? भाई कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको सामने रखे, हो सकता है आप एडवाइस करेंगे, कुछ फैक्टर हो सकता नहीं, लेकिन अगर आप पैसे कमाने वाले हुए तो आप कहेंगे भाई फौरी तौर पे ऑपरेशन करवाओ, जरूरत नहीं भी है तो। उसी तरह एज प्रोफेशनल अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए और आप जी, तो उसी तरह हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आए और हमसे अपना इंफॉर्मेशन बिजनेस की शेयर करे तो हमें वैल्यूएट करना चाहिए कि इसको ऑडिट करवाने की जरूरत है या नहीं है, और उसकी बेस के ऊपर उसे एडवाइस देनी चाहिए। ये नहीं कि उससे बगैर सोचे समझे कहते भाई ऑडिट करवा लो हमें तो पैसे आएंगे, नहीं, अच्छा प्रोफेशनल ऐसे नहीं करता। यहाँ पे उसने आपके सामने फैक्ट्स बताए हैं और आपसे पूछा है बताओ किन फैक्ट्स से आपको लग रहा है कि ऑडिट करवाने की जरूरत है और किन से लग रहा है कि ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। Which factor suggests that new health company food should have an audit and which factor would suggest that audit is not required? दोनों बताने, यस वाले भी नो वाले भी। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कह रहा है यू आर द सीनियर मैनेजर इन ए स्मॉल ऑडिट फर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी है तो हम हर क्लाइंट को कहेंगे आज ऑडिट करवा लो, ऑडिट होना चाहिए। ये रीजन है क्या? ये रीजन नहीं है। क्लाइंट को देखिए हमने डिसीजन करना है। न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद 3 स्टोर्स। जी यहां तक बताएं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे लगे कि ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं है? यहाँ पे है पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप्स के लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड नहीं होता, इसीलिए इस बिजनेस का पार्टनरशिप होना इस बात की तरफ इशारा है, ये एक रेलिवेंट फैक्टर है कि इसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये नॉट वाला पॉइंट आ गया। फिर इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू ए 4th स्टोर इन ए नियर बाय सिटी बट इज अनडिसाइडेड अबाउट हाउ टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। इसमें बताएं करने की जरूरत है क्यों? अगर बैंक से लोन ले, लेकिन क्या यहां तक उसने बताया कि हम बैंक से लोन लेंगे? अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। अगर बैंक की बात करेगा तो फिर हम करेंगे। दे आर कंसीडरिंग इधर बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ओनर्स। हाँ अब बैंक की बात कर ले तो हम कहेंगे अगर वो बैंक से ऑब्टेन करना चाह रहा है तो फिर ऑडिट जरूरी होगा, फिर उसे ऑडिट करवाना चाहिए क्योंकि ऑडिट के बगैर बैंक लोन नहीं देता। इट असिस्ट इन ग्रांट ऑफ लोन। तो ये एक रीजन आगे कि ऑडिट जरूरी है। फिर द ओनर्स आर, लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग ओनर से लेते तो फिर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही ऑलरेडी जो है वो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। द ओनर्स आर 2 brothers and 2 sisters, 3 of whom actively manage 1 store each and the 4th will manage the new store next year। जी बताइए, ओनर्स ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ओनर्स ही बिजनेस को, भाई सोचे जरा, ओनर सारे के सारे ओनर बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो ऑडिट करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कंफ्लिक्ट ही नहीं है। वो जो बेस्ट व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू का कंफ्लिक्ट आता था जिसकी वजह से असल में ऑडिट इजाद हुआ था, वो किस वजह से हुआ था? बेस्ट व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू की वजह से इजाद हुआ था ना। अब चूंकि वो कंफ्लिक्ट नहीं है, वो क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशंस नहीं, ओनर्स खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑडिट की भी जरूरत। क्योंकि अगर ओनर कोई और हो, मैनेज कोई और कर रहा हो, तो ओनर को खतरा होता है कि मैनेज करने वाला फ्रॉड तो नहीं कर रहा मेरे साथ। लेकिन जब ओनर खुद ही मैनेजर है तो उसे ये खतरा नहीं है ना, वो खुद के साथ फ्रॉड थोड़ी कर रहा है। तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एंड द 4th विल मैनेज द न्यू स्टोर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में फोर्थ वाला जो उनका जो फैमिली मेंबर है वो नया स्टोर मैनेज करेगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। हाँ, अगर इसमें ये जो फैमिली मेंबर्स है ये एक दूसरे की ब्रांच में इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरों की ब्रांच के एक्यूरेसी के बारे में श्योर होने के लिए ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक का एक अलग-अलग है। देखिए ये 2 डिफरेंट पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि ओनर्स ही सारे खुद मैनेजर्स हैं, ये ऐसा फैक्टर है जो कि बताता है हमें कि ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ये कि 4 स्टोर हैं और हर बंदा अलग-अलग स्टोर मैनेज कर रहा है, तो जो एक स्टोर है, स्टोर नंबर 1 या उसका जो मैनेज करने वाला है, वो बाकी के स्टोर की इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे श्योर होगा? उसके लिए ऑडिट करवाने की जरूरत हो सकती है। जैसे इसे सम टाइम कहते हैं ना, पार्टनरशिप शायद आपने पढ़ा हो, स्लीपिंग पार्टनर। तो बाज़ औक़ात जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो सोच रहा होता है कि ऑफिस में पता नहीं क्या चल रहा है, तो उसके लिए फिर ऑडिट करवाना जरूरी होता है। तो ये स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं है, लेकिन हर पार्टनर अलग सेटअप को देख रहा है और वो बाकी के सेटअप में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बाकी के सेटअप की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट सामने आएंगी तो उसकी तसल्ली बढ़ जाएगी। ये एक फैक्टर है जो ये इशारा कर रहा है कि ऑडिट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मिक्स फैक्टर्स थे, 2 फैक्टर्स, हमें 1-2 फैक्टर्स ये बता रहे थे कि ऑडिट होना चाहिए,
और 2 फैक्टर्स ये बता रहे थे कि ऑडिट नहीं होना चाहिए, या जितने भी फैक्टर्स थे 1 2 या 3 दिन, लेकिन मिक्स फैक्टर्स थे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए ये थे हमारे वॉल्यूम 2 के 4 क्वेश्चन जिसकी हमने डिस्कशन कर ली। उठा दीजिए जी। अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की तरफ। आज हम जो नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो एक तो है एक्सपेक्टेशन गैप। जी जी पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जी जी जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बताया था कि सम टाइम ऑडिटर शेयर होल्डर्स के साथ साथ कुछ दूसरे अदर्स को भी कम्युनिकेट करता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई थी, डिस्कस की थी हमने, जैसे नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। उसमें एक एग्जांपल थी कि डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट लेटर कम्युनिकेट करना है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर ये तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, तो आपने डायरेक्टर्स को कह दिया। तो याद रखिए ये मैनेजमेंट लेटर मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स दोनों को कम्युनिकेट किया जाता है, दोनों डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट किया जाता है ताकि डायरेक्टर्स इनके ऊपर एक्शन ले और मैनेजमेंट से ये वीकनेसेस रिमूव करवाएं, सिस्टम को इंप्रूव करवाएं। क्योंकि जिसकी गलती है उसको तो बता ही देना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ उसको बताएंगे हो सकता है वो ठीक करे, हो सकता है ना करे, तो उसके ऊपर वाले बंदे को भी बताना चाहिए ताकि वो उससे ठीक करवाए। भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन? और जी जी जरूर पूछे। जी क्वेश्चन ये, अगर ऑडिटर स्टार्ट ऑफ द ऑडिट इंडिपेंडेंट था, ड्यूरिंग ऑडिट इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तो फिर देखिए अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो ऑडिटर ही नहीं रहा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो वो ऑडिटर भी नहीं रहा, उसको हम कहते हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। अगर स्टार्ट ऑडिटर का याद रखें, स्टार्ट भी और थ्रू आउट द ऑडिट भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर कहीं पे वो एक दिन के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा ना तो फिर वो ऑडिटर भी नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसे हम कहते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गया। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए जी आपका क्वेश्चन। नहीं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है, लिमिटेड एश्योरेंस या रिव्यू नहीं। अच्छा नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन क्या है? हमने ये स्टडी किया था 3 पार्टी रिलेशनशिप में कि ऑडिट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मैनेजमेंट, ऑडिटर और शेयर होल्डर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली, शेयर होल्डर या यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। शेयर होल्डर या यूजर्स की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर वाले सीए के बारे में कुछ गलत फहमियों का शिकार होते हैं। जब भी रिजल्ट आता है तो हम उन्हें रिजल्ट बताते हैं तो वो ये कहते हैं अच्छा तुमने पढ़ा नहीं होगा इसीलिए फेल हो गए, हालांकि उन्हें पता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, कहते हैं नहीं तुम्हारे कजन ने तो बीए में फर्स्ट डिवीजन लिया है, वो पढ़ता था उसकी फर्स्ट डिवीजन आ गया और तुम नहीं पढ़ते होगे इसलिए तुम फेल हो गए हो। बताइए ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें पता ही नहीं है कि बीए और सीए में क्या फर्क है, उन्हें पता ही नहीं है सीए का पेपर कैसे होते हैं, सीए का सिलेबस क्या चीज है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें तो अच्छा खासा जी पढ़ने वाले जो है वो भी समटाइम फेल हो जाते हैं। तो क्या ये अच्छा, अब ये देखे ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी है लेकिन भुगतना किसको पड़ती है? हमें। दूर होनी चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह हम कहते हैं शेयर होल्डर, आप घर वालों को जाके कहो भाई सीए में मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पढ़ना है, टेस्ट मैंने देना, मेरी जिम्मेदारी, आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, क्या ये जो गलत फहमी आपने पाली हुई ना अपने जहनों में इनको निकाल दें। उसी तरह एज ऑडिटर हम शेयर होल्डर से ये कहते हैं, हम कहते हैं भाई हमने ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसको ऑडिट करना हमारी जिम्मेदारी। आपका सिर्फ एक ही काम है, एक ही जिम्मेदारी, क्या? ऑडिट प्रोफेशन के बारे में जो गलत फहमी आप लोगों ने जहनों में पाली हुई है ना उनको निकाल लें। भाई वे कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो शेयर होल्डर्स के जहनों में होती है, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब यह है कि असल में ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है जबकि शेयर होल्डर समझ रहे होते हैं कुछ और है। असल में ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं नीचे से लेके यहां तक, लेकिन शेयर होल्डर समझ रहे होते हैं ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां तक। तो ये जो गैप है इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। यानी एक्सपेक्टेशन गैप डिफरेंस है बिटवीन what actually auditor's roles and responsibilities are and what general public thinks, what general public perceives, what general public expects कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। क्लियर हुआ जी? नहीं ये 5% वाला नहीं है, ये है ही मिसअंडरस्टैंडिंग, ये है ही मिसअंडरस्टैंडिंग।
एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्स क्या? कि वो ऑडिट के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो। ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेशन गैप मींस पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक थॉट, कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक थिंकिंग ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज स्टैट्यूटरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक्चुअली ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और हैं, जबकि शेयर होल्डर समझ रहे हैं कुछ और। तो ये जो डिफरेंस, और शेयर होल्डर नॉर्मली हायर ही सोचेंगे, कम थोड़ी कम सोचेंगे, तो वो तो हमारे भले की बात है ना। वो यानी कुछ काम ऐसे हैं जो ऑडिटर नहीं करता और जनरल पब्लिक समझ रही होती है कि ऑडिटर कर रहा है। ये है एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप समझ आया? अब आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं से विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कि प्रैक्टिकली कौन कौन से एक्सपेक्टेशन गैप, कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो जनरल पब्लिक होती है। और ये याद रखिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये रिसर्च के जरिए से हमारे सामने आई है। जनरल पब्लिक क्या समझती है? जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। क्या करता है ऑडिटर? एक्सपेक्टेशन गैप हो गया कि नहीं हो गया? जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन को चेक करता है। करता है क्या? तो सैंपल बेस पे काम करता है। जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। गलत। एक्सपेक्टेशन, वो तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर ऑल मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है। अभी वो चीफ एग्जीक्यूटिव का व्यू पॉइंट्स पे हमने कमेंट किया, ऑडिटर ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स और रीजनेबल एश्योरेंस देता है उसमें। जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी अगेन रीजनेबल एश्योरेंस की है, और रीजनेबल एश्योरेंस में ऑल मिस स्टेटमेंट्स कवर नहीं होती, ना ही ऑल फ्रॉड कवर होते हैं। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने की मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। अगर कोई फ्रॉड ऐसा हुआ जो कि मटेरियल हुआ और रीजनेबल एश्योरेंस से सामने आ सकता हुआ, वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कोई चीज आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ऑडिटर बिल्कुल ही नहीं करेगा। यानी जब मैं कहता हूं ना ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ऑडिटर हूं, फ्रॉड मेरे आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है और मैं उसे कह रहा हूं मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें डिटेक्ट करना, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे नहीं है। अगर सामने आ जाए ऑडिट करते हुए तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर वो रिपोर्ट ना करे तो वो हमें पकड़ लेंगे लॉ मेकर्स, वो कहेंगे भाई ये तो तुम्हारे सामने आ गया था। लेकिन हमने खुद से, अगर फ्रॉड हमें कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही तो हमने खुद से इसके पीछे नहीं पड़ना, एफर्ट्स नहीं करनी, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने। हाँ, अगर अपनी ऑडिट करने की एफर्ट्स, क्योंकि फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ना खास तौर पे एफर्ट्स की जरूरत होती है। ये एक अलग प्रोफेशन होता है, हम तो ऑडिटर है ना, ये अलग प्रोफेशन होता है, उसे कहते हैं फ्रॉड एग्जामिनर। फ्रॉड एग्जामिनर ये उसका काम होता है, उसके प्रोसीजर भी डिफरेंट होते हैं। हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, फ्रॉड एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने फ्रॉड को। लेकिन अगर कोई फ्रॉड किया हुआ किसी बहुत ही ना तजर्बेकार बंदे ने, जो आम प्रोसीजर से भी पकड़ा जा सकता हुआ, तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको रिपोर्ट कर लेंगे जो हमारे सामने आ जाए। बे क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? तो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं, हाँ रीजनेबल एश्योरेंस की है। अगर रीजनेबल एश्योरेंस के दौरान में फ्रॉड सामने आ जाए, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे। फिर ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, क्या ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना? ये हमने पढ़ा था ना, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन ऑडिटर देता ना। रिस्पांसिबिलिटी नहीं है और ऑडिटर देता भी नहीं ओपिनियन। ऑडिटर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, भूल गए आप? ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है रिस्क असेसमेंट के लिए, ओपिनियन कभी भी नहीं देता। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन कभी भी नहीं देता। ऑडिटर ओपिनियन सिर्फ एक चीज पे देता है अभी तक जो हमने पढ़ा, किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। हाँ, अगर कोई डेफिशिएंसी से कम्युनिकेट, लेकिन वो ओपिनियन तो नहीं होती, ओपिनियन तो नहीं होती। हाँ जी, वो तो सजेशन है, करे करे ना करे ना से। ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल पे ऑर्डर नहीं देते, पाकिस्तान में तो नहीं देते। क्लियर है जी? बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेता है। देखिए, डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करना और चीज है, ओपिनियन देना और चीज है। ओपिनियन देने का मतलब ये है कि ऑडिटर खास तौर पे इंटरनल कंट्रोल को चेक, देखिए जैसे ऑडिटर ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिटर खास तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को चेक करता है, देखता है ठीक है कि नहीं, फिर रिपोर्ट देता है। यह है ओपिनियन। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमने उसकी चेकिंग नहीं करनी, सिर्फ सचरी तौर पे देखना है। कोई मसला नजर आए तो बता देंगे, वरना नहीं बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खास तौर पे इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करना नहीं है। लेकिन अगर ऑडिट के ये इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रॉड वाली तकरीबन एक ही तरह की है।
दोनों में हम खास तौर पे इनके लिए कोई काम नहीं करते। हाँ, अपने ऑडिट के दौरान में रूटीन नेचर के काम करते हुए इनके मसले मसाइल नजर आ जाए तो वो बता दिया करते हैं। देखिए, इंटरनल कंट्रोल एक अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज है। इससे एग्री करते हैं? हाँ, शेयर होल्डर्स किस में इंटरेस्टेड होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको वेरीफाई करके हमने रिपोर्ट देनी है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देना। लेकिन अगर ऑडिट करते हुए हमें कोई गड़बड़ नजर आ जाए, इन्वेंट्री काउंट करते हुए हमें पता चल जाए कि ये सिक्योर्ड नहीं है, तो हमें एक वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पे बता देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लिया। ठीक है, हो सकता है किसी इन्वेंट्री में ही कोई और इंटरनल कंट्रोल्स भी वीक हो सकता है इंटरनल कंट्रोल वीक हो और इन्वेंट्री किसी एक्सपेंसिव सप्लायर से खरीदी जा रही हो, लेकिन वो हम स्टॉक काउंट के दौरान में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमें ऑडिट के दौरान में जो जो इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस सामने आती है वो तो रिपोर्ट कर देते हैं मैनेजमेंट लेटर के थ्रू, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है आपने सारी की सारी इंटरनल कंट्रोल को चेक कर दिया। ठीक है, आपने जी जो सामने आ गया वो, ठीक है, आपने किताब देखी कोई, उसके 200 सफ़े हैं, देखते देखते एक जगह पे आपको स्पेलिंग की मिस्टेक नजर आई, आपने कहा सर ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। कि इसका ये मतलब है आप मुझे ओपिनियन दे रहे हैं कि बाकी की सारी किताब ठीक है? नहीं ना, ओपिनियन तो नहीं दे रहे आपको, तो रूटीन के काम है, जो मसला सामने आया आपने वो आइडेंटिफाई। मैनेजमेंट लेटर भी यही चीज है कि अपना काम करते हुए जो मसला सामने आया वो बता दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओपिनियन दे रहे हैं कि बाकी सारा कुछ ठीक है। ओपिनियन का मतलब यही होता है ना कि बाकी सारा कुछ ठीक है, वो नहीं करता। ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग समझ आ गई, एक्सपेक्टेशन क्या है जी? हाँ, ऑडिटर के स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए दुनिया के हर कंट्री में रूल है कि हर बंदे को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाते। ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जरूरी है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए नॉलेज होना भी जरूरी है और स्किल होना भी। ट्रेनिंग भी आपकी जो 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है इसीलिए होती है। ठीक है, इसीलिए होती है कि आपके पास इतनी स्किल हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकें। जी, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा और कोई पर्सन ऑडिटर नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन का। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बाकी दुनिया में भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ना हमारा, वो पढ़ने और याद करने से ज्यादा समझने वाला है, और ये वो कंसेप्ट है जो लाजमी एग्जाम में इस अटेम्प्ट में टेस्ट होगा। ये वो कंसेप्ट है जो एग्जाम में इस अटेम्प्ट में लाजमी टेस्ट होगा। अच्छा, ये क्या है? हमारा मेन कंसेप्ट है एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, यानी एक ऑडिट करने के लिए कौन सी चीजें होना जरूरी है। एक अच्छा ऑडिट करने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है, ऑडिट 3 खुसूसियात होना जरूरी है। सबसे अहम, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए। तीसरा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो पर्सन ऑडिट कर रहा है उसका क्लाइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करे। ठीक है, जैसे जो मैच का रेफरी है वो किस टीम का होना चाहिए? पाकिस्तान का कि ऑस्ट्रेलिया का? किसी का भी नहीं, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो। एग्जैक्टली उसी तरह ऑडिटर भी ना मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए ना शेयर होल्डर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब यह है कि ऑडिट करते हुए कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां पे आपको गाइडेंस नहीं मिलती किताबों में क्या लिखा हुआ है। किताबों में क्या लिखा हुआ है आपको बताया था, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। लेकिन जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं किया गया, जो बड़े बड़े अकाउंटिंग इश्यूज हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया। जैसे अगर आप देखें, वो डेप्रिसिएशन मेथड तो डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनकी कैलकुलेशन को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपको एग्जांपल कैलकुलेशन नहीं मिलती है ना, कि स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन कैसे करनी है या रिड्यूसिंग की कैसे करनी है। ये कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग कर लो, कैलकुलेशन नहीं। इन्वेंट्री की बेसिस बताएंगे, वेटेड एवरेज है या FIFO, उसकी कैलकुलेशन करके नहीं बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजों के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हैं, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर नहीं है। जैसे मेरा ख्याल है कैश के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डेटर्स के ऊपर भी शायद कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे ही है। अब मुझे तो अरसा हो गया अकाउंटिंग पढ़े हुए, डेटर्स के ऊपर भी कोई स्टैंडर्ड नहीं, लीजेस के ऊपर है, टैक्स के ऊपर है, सेल्स के ऊपर भी है, शायद परचेजेस के ऊपर नहीं है मेरा ख्याल है ना, परचेज इन्वेंट्री के ऊपर। तो इसी तरह जिस तरह नहीं, कंक्लूजन इस पे पहुंचे कि हर अकाउंटिंग इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुआ,
तो जो डिस्कस नहीं हुए वो फिर प्रैक्टिस में हम लोगों से सीखते हैं, आपके टीचर आपको सिखाते हैं, आप और टीचर कैसे अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं। उसी तरह याद रखें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक हमने ऑडिट करना है। अगर कोई आपसे पूछे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपने कहना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक बुक है जो हमें ये बताती है कि ऑडिट करते हुए अगर ये सिचुएशन सामने आए तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये सिचुएशन सामने आए ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और ये सिचुएशन सामने आए तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की समरी, तो वो ये होगी कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं जो ऑडिट में हमें फेस करना पड़ती है, और फिर हर सिचुएशन में क्या प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने चाहिए वो बताती है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड समझ आगे क्या है? लेकिन मुझे ये बताइए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दुनिया की हर कंपनी के हर ऑडिट की हर सिचुएशन का जिक्र होगा कि जो बड़ी बड़ी मसले मसाइल वाली सिचुएशंस होती हैं उनका जिक्र होगा, बाकी का नहीं। तो फर्ज कीजिए अगर किसी ऑडिट में हमें किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, हम क्या करेंगे? जजमेंट अप्लाई करेंगे। ये है प्रोफेशनल जजमेंट। यानी जजमेंट का मतलब क्या है? जो चीज किताबों में नहीं लिखी हुई उसके बारे में अपनी अकल से अंदाजा लगाना कि यहां क्या करना चाहिए, ये है जजमेंट। तो इंडिपेंडेंस और जजमेंट समझ आ गई क्या आपको? अब आते हैं सबसे अहम कंसेप्ट जो मैंने कहा लाजमी टेस्ट करेगा इस दफा इस अटेम्प्ट में, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये कभी कभार आप ये जो क्राइम स्टोरीज वाले ड्रामा वगैरह अगर देखें या नॉवल पढ़े ना, तो उसमें एक रूल बताते होते हैं, रूल बताते हैं कि अगर किसी जगह पे जुर्म हो तो हर बंदे पे शक करो कि शायद इसने जुर्म किया, शायद इसने किया, शायद इसने किया, शायद इसने किया। अगर किसी एक बंदे को भी आपने शक से बरी कर दिया ना, तो हो सकता है वही मुजरिम हो और वो निकल जाए। यानी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, कहते हैं सबको नेक समझने से बेहतर है सबको बद समझा जाए। इसलिए कि अगर किसी को नेक समझा और बाद में वो बद निकला, इसका नुकसान ज्यादा है, और अगर किसी को बद समझा बाद में वो नेक निकला, इसका नुकसान कम है, बल्कि ये तो फायदे वाली बात है। तो सेफर अजम्पशन क्या होती है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से? सेफर अजम्पशन क्या है? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? स्केप्टिसिज्म का डिक्शनरी मीनिंग है शक शुबा करना, शक करना, शक शुबा करना, डाउट करना किसी में। प्रोफेशनल का मतलब कि ऑडिट प्रोफेशन में, ऑडिट प्रोफेशन में कौन शक शुबा कर रहा है? किस पे कर रहा है? क्लाइंट में, मैनेजमेंट में। क्या कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकता है देखिए अल्फाज पे गौर कीजिएगा, हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो, ये नहीं लाजमी गड़बड़ होगी, और ये नहीं कि लाजमी है गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि क्या है? प्रोफेशनल स्टेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़। हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो हो सकता है हमें कुछ मसले मसाइल सामने आ जाए। अगर इस माइंडसेट के साथ जाएंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो कोई गलती नहीं है, तो आपको कोई गलती मिलेगी भी नहीं। ठीक, तो ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि आपके सामने डिफरेंट इंफॉर्मेशन आएगी, अगर कोई इंफॉर्मेशन आए तो आपने उसे इग्नोर नहीं करना। कोई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आए, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। मुझे एक बात है छोटी सी, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और परचेज वाला बंदा है आपके पास और आपको कहने लगा सर ये जो सेल्स वाला बंदा है ना ये गड़बड़ कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है। आप क्या करेंगे? क्या इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे या इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे? यही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आए ना जो इंडिकेट कर रही हो किसी गड़बड़ को, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कि प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद साबित हो सेल्स वाला इनोसेंट है, तो ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है बजाय इसके कि आपने कहा नहीं नहीं यार सेल्स वाला तो बड़ा नेक आदमी है, वो तो रोजे रखता है माशाल्लाह, नमाज बाद हाँ लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह, वो तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता, और बाद में पता चले कि कर दे। याद रखें हमने हमेशा एविडेंस, हमारा पहला असूल है, एविडेंस के बगैर किसी भी बंदे पे किसी भी चीज पे रिलाई नहीं करना, किसी की जाहिरी शक्ल सूरत देख के रिलाई नहीं करना। एविडेंस है तो हम रिलाई करेंगे वरना रिलाई नहीं करेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यही कहता है क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? इट इज ए क्वेश्चनिंग माइंड। ये क्वेश्चनिंग माइंड है, यानी सवाल पूछता है पिछले साल की निस्बत इस साल एम्प्लॉय ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, कम है, कम क्यों है? क्वेश्चनिंग माइंड क्वेश्चन करता है। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर उसे कोई ऐसी कंडीशन नजर आए जो मिसस्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रही हो, फौरन अलर्ट हो जाता है।
क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, जो भी उसे एविडेंस दिया जाता है उसे क्रिटिकली असेस करता है, ठीक है कि नहीं। जैसे मुझे बताइए, ऑडिट करने के लिए आप गए, क्वेश्चनिंग माइंड, क्या आपने एग्जांपल देने हैं, ऑडिट करने के लिए गए, पिछले साल की निस्बत इस साल सैलरी ज्यादा है, क्लाइंट से पूछेंगे या खुद एज्यूम कर लेंगे कि ज्यादा काम करवाया होगा एम्प्लॉय से, क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा है, ये सैलरी से ज्यादा क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं ओवरस्टेट किया हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं फेक एम्प्लॉयज रजिस्टर करवा के तो पैसे ले जाए जा रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं, यह है क्वेश्चनिंग माइंड। अच्छा, अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सैलरीज एक्सपेंस कम हो, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर भी करेंगे, यही है क्वेश्चनिंग माइंड। पिछले साल की निस्बत इस साल फिगर ज्यादा हो रही है, वो भी क्वेश्चन करो, पिछले साल की निस्बत इस साल फिगर कम, वो भी क्वेश्चन करो, भाई क्यों कम क्यों की सैलरी, कहीं ऐसा तो नहीं आखिरी महीने की अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं की तुमने, मिस स्टेटमेंट है। तीसरी एग्जांपल, पिछले साल जो सैलरीज एक्सपेंस थी वही इस साल है, अब क्वेश्चन करेंगे कि नहीं, अब भी करेंगे। क्लाइंट बड़ा तंग होता है हमसे, वो कहता है सर इंक्रीज में भी आप पूछते हो, डिक्रीज में भी पूछते हो, सेम में भी पूछते हो, तो हम कहते हैं हाँ, जहां पे चेंज होना चाहिए और चेंज नहीं है तो वहां पे पूछना क्यों नहीं है। क्या आपने इस समय एम्प्लॉइज को कमीशन बोनस में इंक्रीमेंट नहीं दिया, सारी दुनिया 10%, 15%, 20% देती है, आपने नहीं दिया क्या, ईद पे बोनस नहीं दिया क्या, ठीक है, रिस्क है कि आपने ये चीजें लेकिन रिकॉर्ड नहीं की या किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। यह है क्वेश्चनिंग माइंड कि हमेशा क्वेश्चन करो, पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहे कि इंक्रीज है वो भी क्वेश्चन करना है, डिक्रीज है वो भी क्वेश्चन करना है, जहां पे चेंज होना चाहिए लेकिन सेम है वो भी क्वेश्चन करना है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल ज्यादा है, बताइए क्वेश्चन करेंगे, क्लाइंट करेगा तो सेल ज्यादा है तो अच्छी बात है, हमारा सीएफओ तो बहुत खुश है, आपको क्या मसला है, आप क्या क्या रिस्क है, हमारा रिस्क ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरस्टेट हो सकती है, हो सकता है फेक सेल रिकॉर्ड की हो, फेक सेल रिकॉर्ड की। अच्छा, और पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है, अब इन क्वेश्चन करना चाहिए क्यों कम है, तो अब क्या रिस्क है, इसमें एक छोटा रिस्क है एक बड़ा रिस्क है। छोटा रिस्क ये है कि सेल्स अंडरस्टेट हो सकती है, सेल्स अंडरस्टेट हो सकती है, छोटा क्योंकि नॉर्मली कंपनी खुद सेल्स को अंडरस्टेट थोड़ी नहीं करती, लेकिन बार एरर गलती से भी हो सकती है। बड़ा रिस्क क्या है, सेल्स अगर कम हो रही है इसका मतलब, फिलोसोफर बन के सोचना है, फिलोसोफर समझते हैं कैसे सोचते हैं, एक चीज से दूसरी चीज से लिंक बना के तीसरी, फिलोसोफर बन के सोचना है। सेल्स पिछले साल की निस्बत कम हो रही है का इसका मतलब है इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इन्वेंट्री नहीं बिक रही इसका मतलब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई इसका मतलब है उसे राइट डाउन करना चाहिए एनआरबी पे। अब देखें ये क्वेश्चनिंग माइंड, सोच के पहुंच गए कि नहीं सेल्स इन्वेंट्री पे, ये है क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चन करें। आगे चलते हैं, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, अपने क्वेश्चन तो करे लेकिन ऑडिटर इर्द गिर्द नजरें घुमाता है, देखता रहे। हमारे पार्टनर्स हमें कहा करते थे कि आपने ऐसे करके ऑडिट नहीं करना, ऐसे करके आपने ऐसे करके ऑडिट करना है। इसका मतलब क्या होता था कि ये नहीं सिर्फ किताबों में जो कुछ है वही वेरीफाई कर, देखिए इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक रियल आपको केस बता रहा हूं, छोटी सी एग्जांपल थे, तो पार्टनर ने पूछा, कॉलेज था, कि इस क्वार्टर का रेवेन्यू नहीं है, इस क्वार्टर का रेवेन्यू नहीं। मैंने कहा सर वो छुट्टियां चल रही हैं और क्लासेस नहीं हो रही, तो कैंटीन में बैठे हुए थे और इर्द गिर्द बहुत से स्टूडेंट थे। तो पार्टनर ने कहा ये क्या, ये कहाँ से हैं, क्लासेस नहीं, ये कहाँ से हैं। अलर्ट टू कंडीशन, अब देखें क्या ये एक कंडीशन है जो इंडिकेट कर रही है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि क्लासेस हो रही है, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट जेब में डाल लिया, रिकॉर्ड नहीं कर रही। अब मुझे नहीं पता था, पार्टनर ने क्लास की, बाद में मैं क्लाइंट के पास गया तो उसने कहा सर ये वो स्टूडेंट है जो हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब छुट्टियां हो जाती है अपने घरों को चले जाते हैं, कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं, ये वो वाले स्टूडेंट थे आपको नजर आ रहे थे। मैंने कहा पहले बताते हैं, तो ये हम आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, पहले से। ये है बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबल, कि एज ऑडिटर हमने जब क्लाइंट पे जाना है ना, तो वैसे तो अच्छी बात है कि नजरें झुका के चलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एज ऑडिटर हमने क्लाइंट के सिस्टम को, प्रोसीजर्स को देखना है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उसका रिजल्ट आना चाहिए ज्यादा, ठीक है, और अगर इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे एक बात बताइए, सेल्स ज्यादा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है, क्या ये इंडिकेशन है कोई पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट की? कैसे सेल्स, भाई अगर सेल्स ज्यादा है इसका मतलब है चीजें मैन्युफैक्चर भी ज्यादा हो रही होंगी, तभी तो बिक रही हैं, हवा से थोड़ी आई, हवाई
तो अगर वो चीजें ज्यादा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा क्योंकि एसेट ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गलत है, वो अंडरस्टेटेड है, यहाँ सेल्स ओवरस्टेटेड है। ये है लर्न टू कंडीशन विच इंडिकेट। देखते रहे, जायजा ले इर्द गिर्द का जी। हाँ अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर ठीक है। लेकिन आपका रिस्क तो एक दफा बढ़ जाना चाहिए ना। अगर क्लाइंट आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दे तो फिर ठीक है। जैसे मेरा रिस्क इंक्रीज हुआ लेकिन आपने कहा सर हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन था, मेरा रिस्क कम हो गया, मैं कहा तसल्ली होगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे ये बताइए, एक स्टूडेंट आया और कहने लगा सर मैं फीस नहीं दे सकता, मुझे 50% डिस्काउंट दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा 50% डिस्काउंट तो देता हूं, लेकिन अपने वाले साहब से बात तो करवाओ। कहे सर ये लीजिए मेरा आईफोन, इस पे बात कीजिए। कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है? ठीक है, हमने से अलर्ट रहना है, हमने सारी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है खुली आंखों से। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है क्लर्क नई गाड़ी ले लेता है, इंडिकेशन है कि नहीं फ्रॉड के है, हमने अलर्ट रहना है। अच्छा याद रखें, ये हमारा जो असेसमेंट होती है ना, ये इनिशियल है, कंफर्म नहीं है। हम चांसेस पे काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे। इंडिकेशन नजर आती है उसके पीछे लग जाते हैं, बाद में हो सकता है वो सही साबित हो सकता है ना हो। जैसे उन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मैंने कहा नो मिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो कहते हैं कि सर वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, मैं कहता इसमें गड़बड़ है। अगर गाड़ी वाला क्लर्क है, अगर वो कहे सर हमारी बाबू इजलास की प्रॉपर्टी थी वो बेच के गाड़ी ली है, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो कहे सर वो अचानक मैं जा रहा था, रास्ते में देग पड़ी हुई थी, मैंने देखा उसके अंदर सोना ही सोना भरा था, मैं चुपके से लाया, मैं उसको खर्च कर रहा हूं, अब फ्रॉड है। ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कंफर्म बाद में होगा, लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई पहले करना है। हाँ जी, इसी तरह क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, क्रिटिकल असेसमेंट। हाँ, ये बात गिफ्ट वाली यही कहते, ओके सर मुझे नहीं पता चला, कल कोई मेरे अकाउंट में अचानक से 20 लाख रुपए जमा करवा गए। हाँ कहेंगे ठीक। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है? जो भी मैनेजमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करे एज इट इज उसको ठीक मानना है। कल क्यों नहीं आए थे? सर मैं बीमार था, मैं मान लूं इसकी बात को, मैं कहूं क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, एविडेंस लाओ, क्या एविडेंस होगा? प्रिस्क्रिप्शन पर्ची डॉक्टर की। घर वालों से कहा कॉलेज की फीस दे, लूट रहे हैं कॉलेज वाले, फीस देनी है, कितनी फीस? 25,000। घर वालों ने भिजवा, क्या घर वालों को भिजवा देना चाहिए? अच्छा भिजवा दें, लेकिन फिर बाद में कहें भाई एविडेंस भेजो, एविडेंस भेजो कि 25,000 की फीस थी, 25,000 फीस जमा करवाइए। वो एविडेंस होना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट होने चाहिए कि नहीं? अच्छा मजे की बात सुने, ये भाई पर्ची ला भी देंगे। क्रिटिकल असेसमेंट ये नहीं है कि एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट कॉलेज फोन करके पूछें कि इस सब्जेक्ट की फीस कितनी है, ये है क्रिटिकल असेसमेंट। वरना अक्सर लोग क्या करते हैं, वो पेट्रोल पंप वगैरह पे जाए ना, फेक इनवॉइसेस वो रखे होते हैं कैश में इसी तरह, और बाज़ का दूसरे रिपेयर वगैरह पे भी, ठीक है, रिपेयर गाड़ी की होती है 500 की, और उसे कहते हैं यार 2,000 की पर्ची बना दो, पर्ची बना ले। क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब ये है कि आप सिर्फ किताबें ना चेक कर रहे हो, खाते ना चेक कर रहे हो, आपको दुनिया में भी पता हो कि इस गाड़ी का ये रिपेयर जो है नॉर्मली कितने में होती है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। हमारे लिए अगर अच्छा ऑडिटर बनना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं, क्लाइंट ने कहा हाँ भाई क्या एसी, सर ये एसी लेके आए हैं, मैंने कहा मैं CFO, मैंने कहा अच्छा कितने का लेके आए हैं? 2.5 लाख का सर लेके आए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2.5 लाख का थोड़ा ज्यादा है। नहीं सर गर्मी बहुत है, रेट चढ़े हुए हैं। ठीक है, मुझे बिजनेस, अगर मैं ये ऐसे कर देता हूं तो मुझे बिजनेस का पता ही नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे पता नहीं है कि एसी 1 टन का कितने का है, 1.5 टन का कितने का है, ठीक है, इन्वर्टर कितने का है, नॉन इन्वर्टर कितने का है, घी का रेट ज्यादा है कि कम है, ओरिएंट की निस्बत, हायर की निस्बत। अगर इस इंफॉर्मेशन का हमें नहीं अंदाजा, नहीं पता, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, आप एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट नहीं कर सकते। भाई क्लियर? अच्छा अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किन किन चीजों पे आपने अलर्ट हो जाना। स्केप्टिसिज्म का मतलब ये है ना, अलर्ट हो जाए, क्वेश्चनिंग माइंड। खास तौर इसमें सबसे अहम चीज ये है कि आपको कोई भी मशकूक सर्कमस्टेंसेस नजर आए, फौरन अलर्ट हो जाए, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा क्या आप ये चाहते हैं कि इसी तरह जैसे 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ क्लास में शेयर की, इसी तरह की कुछ मजीद एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की जाए ज़बानी कलामी के रिटन फॉर्म में? रिटन फॉर्म में पढ़ के आएंगे, याद नहीं करना, लेकिन पढ़ के आना है। अच्छा जब पढ़ के आएंगे ना तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ के फौरन आपको समझ लग जाएगी हाँ इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। भाई क्लाइंट के पास अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री हो ना जो बहुत प्रीशियस आइटम है, मूवेबल आइटम है, तो उसमें रिस्क है चोरी का, क्योंकि उसको चोर ले जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है आपको पता ना चले कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
आपने क्या करना है, रीड करके आना। तो रीडिंग क्या करनी है, ये चैप्टर 2 के एंड पे अगर आप देखेंगे तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन केस स्टडीज। आपने सिर्फ इसको आज के दिन में 2-3 दफा पढ़ के आना है, कुछ भी नहीं करना, 2-3 दफा पढ़ के आना है और कुछ भी ना करें। आप ऑडिट का आज कुछ भी ना करें, सिर्फ क्या करें, 2-3 दफा इस लिस्ट को पढ़ के आइए। कितनी है, 22 आइटम, इनको पढ़ के आना है। इसमें से कुछ आपको समझ आ जाएंगी और बहुत सी समझ नहीं आएंगी, लेकिन चाहे समझ आए चाहे ना आए, क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनको, समझे, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन ले, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी ये क्लास नहीं, हाँ ये ऑनलाइन वाले भी सुन ले, हाइब्रिड वाले भी कल आप, अच्छा ये खुशी की बात नहीं है, ठीक है, कल आपकी क्लास, तो इसीलिए आपने दबा के ये 3-4 दफा क्या 7-8 दफा लिस्ट पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।